गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आज क्लास 9th का इक्विलिड डिवीजन जो कि ज्योमेट्री पार्ट यहाँ से स्टार्टिंग होता है और यहाँ से हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री क्या होता है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, ये सभी चीज़ आज सीखेंगे। और इक्विलिड के बारे में भी जानेंगे कि इक्विलिड कौन थे और इक्विलिड ज्योमेट्री क्या होता है, ये सभी बातें आज करेंगे। और क्लास 9th के लिए ये ज्योमेट्री सेक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले स्टडी फाइंडर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त भाई जो भी क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी लोग के पास में शेयर करो। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इक्विलिड डिवीजन। और आप लोग बहुत अच्छे से इसे ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइएगा। क्लास 9th का होगा है और एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिड ज्योमेट्री आपका नाम है NCERT या RS अग्रवाल, कोई भी बुक आप बना सकते हो। इंट्रोडक्शन क्लास हुआ आज और इसको पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानो कि इक्विलिड थे कौन। इक्विलिड एक साइंटिस्ट हैं और उन्हीं के नाम पे अपना एक थ्योरम दिए थे, बहुत सारे अपना थ्योरम दिए थे, जिसमें कि आज हम लोग जानेंगे थ्योरम क्या होता है, एक्सियम्स क्या होता है और स्टेटमेंट क्या होता है। ये सभी बातें आज करेंगे और कुछ का अंतर भी निकालेंगे। मेन इसमें हुआ सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट के बाद फिर आएंगे एक्सियम्स जो कि इक्विलिड के द्वारा दिया गया था, और एक्सियम्स के बाद फिर वो पोस्टुलेट जो कि 5 होता है वो भी दिए थे। तो ये सब बातों की चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पहले जान लो कि ये इक्विलिड एक टीचर थे और एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जो कि इजिप्ट में अपना जॉब करते थे। और ये वहाँ पे जितने भी तमाम जहाँ पढ़ाते थे वो अपने सारे अनुभव को एक बुक में इकट्ठा किए, जो कि उनका बुक का नाम हुआ एलिमेंट्स। ठीक है, और एलिमेंट्स नाम का एक बुक निकाले जो कि 13 चैप्टर था और ईच कॉल्ड ए बुक। ये पूरे को एक बुक का नाम दे दिया गया था और पूरे उसी बुक का नाम ये रखे थे एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो आगे जानते हैं और जानेंगे इस वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ज्योमेट्री वर्ड्स के बारे में कि ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री को यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है इक्विलिड का। ठीक है, अगर इक्विलिड ये अपना अनुभव किया था तो इसको हम ज्योमेट्री में समझते थे। ये पूरे चीज़ ये ग्रीक के थे और अपना एक मैथमेटिशियन से, बस इतना ही जान लो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए कि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बस मैं इंट्रोड्यूस करवा दिया हूँ कि इक्विलिड कौन थे। बस आगे चलते हैं हम लोग ज्योमेट्री में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिला है। जैसे कि द वर्ड ज्योमेट्री इज डिवाइस फ्रॉम द वर्ड जियो। एक ज्योमेट्री दो वर्ड से मिला है। कौन? एक जियो और प्लस मेट्रॉन। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। तो जियो और मेट्रॉन मिल करके ज्योमेट्री बन जाता है। और जियो का मतलब होता है यहाँ पे, जियो का मतलब अर्थ है। जियो का मतलब क्या हो गया? अर्थ। ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। मेजर करना यानी कि ज्योमेट्री मेन रूप से जो लाया गया था कि अगर किसी भी लैंड का किसी भी पार्ट को मेजरमेंट करना होता हो तो उसके लिए ज्योमेट्री का निर्माण किया गया था। ठीक है ना, किसी भी अर्थ के लैंड को, तो उसी से इसका नाम रख दिया गया। जियो का मतलब हो गया अर्थ, अर्थ यहाँ से संबंधित है लैंड से। ठीक है ना, लैंड यानी कि लैंड को प्रॉपर ढंग से मेजर करने के लिए, मेजर तो पहले किया जाता था लेकिन ये प्रॉपर ढंग से ये नहीं बताया जाता था कि उसका ये कितना स्क्वायर फीट है या कितना में है, ये नहीं बताया जाता था। लेकिन ज्योमेट्री आ जाने के बाद ये सब पूरी बता दिया गया है। ठीक है, तो और मेट्रॉन जो शब्द हुआ, मेट्रॉन, ये दोनों शब्द कहाँ से लिया गया था? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मेट्रॉन का मतलब हो जाता है यहाँ पे मेजर करना यानी मापने वाला। तो इसका जब पूरा अर्थ आप जानोगे तो इसका मतलब हो गया लैंड को मेजर करने वाला। ठीक है ना,
तो ज्योमेट्री मीन्स आप समझ गए होंगे कि लैंड मेजर्स, यानी जियो का मतलब लैंड, मेट्रॉन का मतलब हो जाता है मेजर करने वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब फर्स्ट इसमें 3-4 वर्ड्स हम लोग सीखेंगे जो कि इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक स्टेटमेंट, एग्जाम्स, और मेन आपका 2 है इसमें, एग्जाम्स, पोस्टुलेट। और एग्जाम्स को जानने से पहले आपको स्टेटमेंट जानना पड़ेगा, और स्टेटमेंट का मैंने यहाँ डिफिनीसन लिख दिया हूँ। ए सेंटेंस कैन बी जज्ड टू ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। आप किसी भी प्रकार के कि कोई भी एक सेंटेंस लिख रहे हो और वो सेंटेंस प्रॉपर ढंग से या तो वो सही हो सकता है या गलत है, तो उसे हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस तो बहुत कुछ हो सकता है, आप जो भी बोलो सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ऐसा भी होता है जो प्रोबेबिलिटी में होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? स्टेटमेंट उसे जो 100% ट्रू हो या फिर 100% फॉल्स हो। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करो तो इसमें देख लो, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हम लोग को पता है कि कोई भी ट्रायंगल जब होता है और ट्रायंगल का जो 3 एंगल्स होते हैं, यानी एंगल ए, एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हमको पता है और पढ़ कर आए हैं कि 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया, हमको पता है ये क्या हो, ट्रू है। ठीक है, तो हमको पहले से पता है, या इसको प्रूव भी करेंगे कि ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसको हम लोग जो ट्रू हो गया प्रॉपर ढंग से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। अगर सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखो, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द एंगल क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री इज फॉल्स। अगर मान कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम जो कर देते हैं तो वो कितना मिल जाता है, 360 डिग्री मिलता है, ए बी सी डी। तो अगर यहाँ से देखो तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, क्वाड्रिलेटरल का कितना मिलता है, 360 मिलता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो गया, लिखा हुआ सही है, लिखा हुआ गलत है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो हमको पता है कि ये फॉल्स है, क्योंकि 180 नहीं होता है, 180 नहीं होकर ये 360 होता है, तो हमको पता है ये फॉल्स हो गया। तो चलो, तो क्या हुआ इसका मतलब कि 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो, उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसी का आप थर्ड एग्जाम्पल देख लो। इसमें बोल रहा है कि x + 15 ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यह एक सेंटेंस होगा, नोट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि देखो x + 14 ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटर देन 10 होगा। ठीक है, x के जगह कोई माइनस में नंबर ले लो तो वो छोटा हो सकता है। ठीक है, 10 बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 100% ना तो ये सही होगा ना गलत है, ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। ठीक है, x के जगह आप 1 ले लो, 0 ले लो, तो 10 से तो बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही आप x के जगह नंबर में आप -15 -14 रख दो तो ये क्या मिल जाएगा, तो ये दोनों नंबर का हो गया। तो ऐसा नंबर स्टेटमेंट नहीं होगा, ये एक सेंटेंस बनेगा लेकिन स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे x के जगह आप 1 रखते हो तो 1 + 15 ये तो ग्रेटर हो गया, मान लेते हैं कि ये सही हो गया। लेकिन जब x के जगह, जब x का वैल्यू आप मान लो -20 रखोगे तो -20 और +15 ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 10 होगा क्या, नहीं होगा ना, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि ये -5 आ गया यहाँ पे। तो -5 10 से छोटा हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो सकता है, या तो 10 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये ऐसा वाला क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, सॉरी ये सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट इसको नहीं बोलेंगे। तो इससे एक चीज़ हो गया, आप एक चीज़ सीखो कि स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, वैसा कोई भी चीज़ जो 100% ट्रू हो और 100% फॉल्स हो, जो आपको पता हो पहले से ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप मान लो कि आप बताओ कि आज गर्मी लग रहा है तो कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसको गर्मी नहीं लगता हो, तो ये सब सेंटेंस होगा, ये सब सेंटेंस हो सकता है, स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आया होगा। नीचे कमेंट करके बताना अगर प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी तरह का। तो चलो आगे चलते हैं, थियोरम्स को जानते हैं। थियोरम्स किसे बोलते हैं? अगर थियोरम्स को देखो आप
तो ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड अ प्रूफ, अगर जो भी आपका स्टेटमेंट दे दिया गया है, जैसे कि स्टेटमेंट अभी मैंने एक बताया था, इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं किसको, जैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी, इसमें देखो एंगल ए और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको पता है कि 180 डिग्री होता है और ये ट्रू भी है, तो ट्रू हो गया तो ये क्या मिल गया, स्टेटमेंट तो है। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग इसे जब लाइंस ऑफ एंगल या ट्रायंगल्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो जिस वैसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्योरम, ठीक है, उसको हम लोग थ्योरम बोलेंगे। ये क्या चीज़ आ गया, वैसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रूफिंग करके निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये हमेशा क्या लगेगा, ट्रूथ वाला ही स्टेटमेंट इसमें लागू होगा, फॉल्स वाला इसमें लागू हो नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम जो भी होता है ट्रू लागू होता है ना, 100% ट्रू हो जाता है जब जिसको हम लोग प्रूव कर देते हैं। चलो, तो ये कैसा वाला स्टेटमेंट लेगा, हमेशा ट्रू वाला लेगा, फॉल्स वाला नहीं। इसका एग्जांपल आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, तो हम लोग जान गए कि 180 डिग्री होता है। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है, इसके पॉइंट के चारों ओर देखो तो ये कितना हो जाता है, 360 डिग्री बना लेता है, तो ये भी ट्रू हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है। अब जब ट्रू स्टेटमेंट हो गया तो इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, और जो कि हम आपको बताएंगे ट्रायंगल्स में प्रूविंग करने के लिए जब आएगा तो उसमें हम लोग प्रूव करेंगे। तो अभी सिर्फ जानो कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ये ट्रू स्टेटमेंट को ही थ्योरम में लाकर प्रूव करते हैं, और जो प्रूव हो जाता है उसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। चलो, स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, थ्योरम समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट में। एक्सियम्स और पोस्टुलेट को पढ़ने से पहले, ये सब एक्सियम्स और पोस्टुलेट ये यूक्लिड के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ट्रूथ इन मैथमेटिक्स स्पेशली इन ज्योमेट्री, यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ हो गया फिर से स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और ट्रू वाला स्टेटमेंट का, एज बीइंग ट्रू विदाउट प्रूफ, ठीक है ना। यहाँ अलग अलग कर देना, ये हो गया यूक्लिड डिवाइडेड दीज एग्जम्पशन इन 2 टाइप्स, है ना। यूक्लिड जो हैं विदाउट प्रूफ करके, बिना प्रूविंग का, अभी जो प्रूविंग हो गया था वो क्या हो गया था, थ्योरम, जिसको हम लोग प्रूव कर देते हैं, ट्रू स्टेटमेंट को जो प्रूव करते हैं तो वो बन जाता है थ्योरम। बट जो विदाउट प्रूविंग होगा, विदाउट प्रूफ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियम्स और पोस्टुलेट, ठीक है। तो यूक्लिड जो यहाँ पे एक्सियम्स और पोस्टुलेट दिए थे, ये एक्सियम्स 7 हो जाता है, और पोस्टुलेट 5 का चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि यूक्लिड्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है आपको क्लियर कि थ्योरम क्या होता है, उसमें प्रूविंग करते हैं। एक्सियम्स और पोस्टुलेट में क्या होता है, ये विदाउट प्रूविंग होता है, इसमें कोई भी प्रूविंग की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी होता है 100% ये ट्रू स्टेटमेंट को लेते हैं। तो एक्सियम्स में जो भी होगा ये ट्रू स्टेटमेंट को लेंगे, और पोस्टुलेट भी ट्रू स्टेटमेंट के मिल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक्सियम्स आपसे पूछ दिया जाए कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है, और आपको क्वेश्चन भी दिया गया, अगर RS अग्रवाल का इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें दिया गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स और थ्योरम। तो अब आपको पता चल जाएगा कि एक्सियम्स विदाउट प्रूविंग और इन थ्योरम विथ प्रूफ आता है, एनी स्टेटमेंट जो ट्रूथ स्टेटमेंट हो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट में अंतर क्या होता है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट दोनों ट्रूथ स्टेटमेंट से लेंगे, और दोनों विदाउट प्रूविंग वाला है, ठीक है। दोनों क्या है, विदाउट प्रूविंग का है, ये दोनों क्या हो जाएगा, विदाउट प्रूफ, ठीक है। दोनों क्या है, विदाउट प्रूफ में। लेकिन अब जब दोनों की बात करते हैं तो एक्सियम्स को पहले देखो, एन एक्सियम्स इज सिंपली एग्जम्पशन यूज्ड इन लॉजिक एंड अलजेब्रिक। बच्चा, एक्सियम्स को हम लोग अलजेब्रिक में भी यूज कर सकते हैं,
अलजेब्रा में किसी भी पार्ट में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट जो है ओनली यूज टू ज्योमेट्री। ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया है? ओनली यूज टू ज्योमेट्री। पोस्टुलेट को सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करेंगे, और एग्जाम्स को ज्योमेट्री के साथ साथ अलजेब्रिक टर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन देख सकते हो जो नीचे लिख दिया हूं। द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन आर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एग्जाम्स। ठीक है, विदाउट प्रूविंग वाले को हम लोग एग्जाम्स बोलते हैं। और एग्जाम्स और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या हो गया? एग्जाम्स को हम लोग ज्योमेट्री के साथ साथ लॉजिकल, अलजेब्रिक, ये सब में यूज करते हैं, लेकिन पोस्टुलेट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पार्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को एग्जाम्स और पोस्टुलेट भी समझ में आया होगा। अब हम लोग एग्जाम्स जो 7 होता है उसके बारे में बात करेंगे, और पोस्टुलेट 5 होता है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए, एग्जाम्स 7 होता है, और 7 में फर्स्ट आपका ये रहा, ये फर्स्ट रहा आपका। ये फर्स्ट रहा, पढ़ो इसमें। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। कह रहा है कि कोई भी वैसा थिंग्स जो इक्वल है और एक दूसरे से भी इक्वल है, तो वो आपस में एक दूसरे से इक्वल होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करता हो, जैसे मान लो x a के बराबर है और y भी a के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? x बराबर y भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये x बराबर, इसे सिर्फ आप याद ही कर सकते हो क्योंकि इसका कोई प्रूविंग नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जाम्स अभी पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम्स का 7 टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, 7 है, और जिसमें से फर्स्ट ये है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वाला हो गया आपका। अगर x किसी एक नंबर a के बराबर है और y किसी a के बराबर है, तो वो आपस में x बराबर y दे देगा। सेकेंड पढ़ लो आप, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल टू होल आर इक्वल। अब कह रहा है कि कोई भी इक्वल नंबर में इक्वल को ही ऐड करते हैं। जैसे कि मान लो कोई नंबर आपको दिया हुआ इक्वल, मान लो 1 इक्वल टू 1। ठीक है ना, सपोज 1 इक्वल टू 1। अब ये 1 में आप 2 को ऐड कर लो। जब 2 को ऐड करोगे तो होल नंबर आपको क्या मिल गया? देखो ये भी क्या मिला? इक्वल मिल गया। तो 3 बराबर 3, तो ये क्या मिल गया आपका? इक्वल मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्स। और थर्ड में जब आते हैं, थर्ड बोल रहा है ना बच्चा यहाँ पे, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। सेम चीज बात किया, जो 2 है वही 3 है, सिर्फ इसमें प्लस किया था और इसमें माइनस कर दो। मान लो कि 2 इक्वल टू 2 को 2 इक्वल नंबर है और इसमें इक्वल नंबर ही सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। मान लो कि हम कोई 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब 1 नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिला यहाँ से? देखो, जब इसको माइनस करोगे 1 मिल गया और यहाँ भी 1 मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर भी क्या हो गया? इक्वल मिल गया। तो यहाँ से एक चीज़ पता तो चल गया कि थर्ड वाला में कि इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, किसी भी इक्वल नंबर जो पहले से आपको पता है और उसी इक्वल नंबर में आप माइनस कर दो, किसी इक्वल ही नंबर से माइनस करना बोथ साइड में, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्स में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू अनदर। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। अब कोइंसाइड का मतलब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, इसका मतलब इक्वल ही होता है। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल, मान लो कि कोई 1-2 लाइन है और इसमें A और B दिया हुआ है। ठीक है ना, A और B दिया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि इसी का सेम अगर बनाएंगे C और D, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोइंसाइड मतलब बराबर होता है। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अदर। ठीक है ना, जब कोइंसाइड होगा तो पहला और दूसरा के भी बराबर होगा। ठीक है ना बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे फिर से बताऊँगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ज्योमेट्री है ना, यहीं से स्टार्ट होता है बच्चा। यहीं से स्टार्ट होकर हम लोग हाई लेवल तक के चलेंगे, जिसमें कि लाइन्स जब एंगल आएंगे, लाइन्स ऑफ एंगल्स, सब यही बेसिक चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है।
यही बेसिक चीज़ से ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो अब इसका 7 पढ़ेंगे एग्जाम्स, ये भी उसका 5वां नंबर है। इसमें बोल रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अरे ग्रेटर का मतलब हो गया कि मान लो कि कोई बॉक्स है, ठीक है ना, या कोई कंटेनर है। मान लो कि कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में 500 केजी का कोई ऑयल या समथिंग रख दो, 500 लीटर का, ठीक है, 500 केजी का कोई भी सामान है और इसी में से आप 2 केजी को बाहर निकाल लो, 2 केजी को बाहर निकालो, ठीक है ना। तो आप देखो ये क्या हो गया, ये पूरा ये होल हो गया ना, ये टोटल क्या है, होल है। और ये क्या मिला, पार्ट मिला ना। अब किसी भी बड़ा में से आप छोटा सा टुकड़ा निकाल लो, बड़ा पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है ना, मानो कि ये बड़ा सा पत्थर है और इस पत्थर में से आप छोटे से टुकड़े को निकाल लो बाहर। अब ये छोटा सा जब टुकड़ा निकलेगा तो मान लेते हैं कि ये टुकड़ा निकला होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ये टुकड़ा है ना इसका, तो हमेशा यही बड़ा होगा, है ना। तो ग्रेटर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा ग्रेटर ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा पार्ट से, ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 1000 रुपीज़ है ना, और इसी 1000 रुपीज़ में से आपको कोई 5 रुपीज़ दे दिया, ठीक है, RS 5 रुपीज़ दे दिया। तो अब बताओ कि ये इसी में से आपका तो हमेशा ये ग्रेटर रहेगा ना, ठीक है, हमेशा ये ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसका पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब ऐसे भी आप समझ ले सकते हो, एक कोई बॉडी है, बॉडी का पार्ट में से आपको उंगली से कंपेयर किया होगा, तो उंगली जब पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है ना, तो ये पार्ट ऑफ बॉडी हो गया। अब इसी पार्ट के बॉडीज में से अब ये शरीर है ना, शरीर तो हमेशा बड़ा रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कर रहा है कि होल इज ग्रेटर और ग्रेटर देन ऑफ द पार्ट, किसी भी पार्ट से जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। चलो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, ठीक है। जैसे मान लो कि x बराबर कोई भी थिंग्स a है और इसे क्या कर दिया जा रहा है, डबल, और कोई एक और है जो कि ये डबल के बराबर है, ठीक है, ये डबल के बराबर है। तो अब बताओ मेरे कि जब ये दोनों डबल के बराबर है तो x बराबर y भी तो हो जाएगा बराबर ना, x बराबर y भी तो बराबर हो जाएगा ना बच्चा। तो यही चीज़ यहाँ कर रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, वन अदर, ठीक है। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल को देखो, और एग्जाम्स में ये 7 नंबर और ये लास्ट है। थिंग्स विच आर हाफ्स, हाफ्स मतलब यहाँ पे लिख दिया है हाफ, ठीक है ना, हाफ होगा। तो इसका सेम रूल है, 6 का ही लगा सकते हो। जैसे मान लो कि कोई x नंबर है, इसको हाफ है a का, x का हाफ है a, और कोई और है जो 1/2, ये भी हाफ है, ठीक है। तो अब बताओ जब ये दोनों हाफ हो गया तो x बराबर y भी तो आपस में हाफ हाफ के बराबर है, तो बराबर हो गया ना, ठीक है। x बराबर y भी तो आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या मिला, x इक्वल टू वाई। यही चीज़ ये स्टेटमेंट एग्जाम्स का 7 नंबर बोल रहा था, ठीक है बच्चा। अब मुझे बताओ कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट कर जरूर बताना। और ये 7 आपका खत्म हो गया है एग्जाम्स में। और ये पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे, फिर एग्जाम्स और पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट 5 होता है और 5 को देखते हैं हम लोग। ये 5 है और ये 5 पोस्टुलेट। इसमें से फर्स्ट को आप देखो, फर्स्ट कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू वन अदर पॉइंट। कह रहा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और कोई पॉइंट कहीं भी हो, दूसरा पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट कहीं भी हो, और ये दोनों के बीच में हमेशा क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट आप कहीं भी हो, आप अपने घर से और स्कूल, एक घर में हो और एक पॉइंट को अगर आप स्कूल मान लेते हो, तो ये दोनों भी पॉइंट को जब मिला दो तो हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। सेकेंड में आ जाओ, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिट। एक टर्मिनेटेड लाइन है, मान लो कि एक लाइन दिया हुआ है,
ठीक है ना। अब ये लाइन को आप प्रोड्यूस टू इन्फिनिटी, इस लाइन को इन्फिनिटी तक आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। आप देख लो, इधर जितना मन उतना बढ़ा लो और इधर भी आप जितना मन करे उतना भी बढ़ा लो। ठीक है, टेढ़ा हो गया क्या, रुक जाओ। चलो ये मान लेते हैं एक लाइंस है और एक लाइंस में ही आप दोनों साइड बढ़ा सकते हो। ठीक है, दोनों साइड बढ़ा सकते हो। तो यही चीज़ कर रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली, इन्फिनिटी जहाँ मन हो वहाँ तक ले जा सकते हो। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब कह रहा है कि कोई भी रेडियस का, एक सेंटर से कोई भी रेडियस बना सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये सेंटर को मान लेता हूँ, अब ये सेंटर से आप 2 सेंटीमीटर 2 मीटर जितना बड़ा आपका कंपास हो, जितना बड़ा यूज कर सकते हो उतना बड़ा ले लो। हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का रेडियस। यहाँ रेडियस कितना ले लिया, 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर रेडियस को लेते हुए हम लोग एक क्या बना दिए, सर्कल। सर्कल तो वही कह रहा है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर पर किसी भी प्रकार का रेडियस ले लो तो वो क्या बना लेगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लेगा। आप 2 ना मान के और बड़ा लेना चाहते तो और बड़ा ले लो, देख लो और बड़ा ले लो। तो यहाँ क्या मिलेगा, ये तो सेंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बस यही इसका कहना हो गया। कहने का मतलब हो गया कि 2 सेंटीमीटर लो या 5 सेंटीमीटर लो, एक सेंटर सेम एनी सेंटर और एनी सेंटर, किसी को भी सेंटर मान सकते हो और कोई भी रेडियस ले सकते हो उसको, और मानते हुए आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब 4 में चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका 4। ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। अब मान लो कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। ये सब आप एग्जाम्पल में नोट करना, जिसको हम लोग ए बी और सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आप मान लो ये हो गया और इसे बना दिया आपका पी क्यू और आर। तो इसका कहने का मतलब हो गया इसका कि किसी भी प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। यानी ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हमेशा ट्रायंगल आपस में क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। चाहे किसी भी प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल, कोई मान ले तो किसी में इस तरह से बना दे और बोले कि एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है, ए बी सी 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में सभी राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो पोस्टुलेट 5 में चलते हैं और आज का लास्ट होगा। पोस्टुलेट 5 है, इसमें देखो आप, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग 1 2 स्ट्रेट लाइन्स। अब कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और 2 स्ट्रेट लाइन्स पे फॉल कर रहा है, मतलब उस पे गिरा रहा है ना। मान लो कि 2 स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिया गया है और इस पे एक और स्ट्रेट लाइन गिराया गया। अब कह रहा है कि सेम साइड द टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल। अब जिधर साइड, मान लो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, जिधर साइड भी हो जाए, जो वैसा एंगल जो इंटीरियर हो, अंदर वाला, जो 90 डिग्री से कम बनाता हो। 90 डिग्री दोनों जो 90 डिग्री यानी लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 90 प्लस 90। ठीक है, वही चीज़ कर रहा है यहाँ पे, टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 90 प्लस 90 180 डिग्री, 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडिफिनिटली टू मीट दैट साइड विच एंड सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल। और वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो कह रहा है कि जिस साइड में ये क्या मिलेगा,
180 90 से छोटा मिलेगा, ये क्या हो गया, लेस देन 180 डिग्री। इस साइड मिला, अगर ये साइड मिलता तो इस साइड, अगर जिस साइड मिल जाएगा तो ये दो लाइंस आपस में क्या करेगा, कहीं ना कहीं जा कर के मीट होगा। तो ये जो मीट करेगा, यही इसका कहने का मतलब हुआ। मतलब कि ये कि जब दो स्ट्रेट लाइन दिया हो, ये मानो कि दो स्ट्रेट लाइन है और ये दो स्ट्रेट लाइन में एक थर्ड इस तरह से गिरा दिया गया हो, ठीक है, तो जिधर की ओर ये 90 डिग्री 90 + 90 जो 180 से छोटा हो जाता हो, उस साइड का ये कहीं ना कहीं जाकर मैच करेगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाकर मिड पॉइंट मिलेगा। यही इसका कहने का मतलब हो गया कि जहाँ भी 180 से छोटा हो उधर एक साइड जा कर के ये मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, थ्योरम्स आप इसको नोट कर लो और फिर आगे में इसी सभी चीज़ का, इसी इक्विलिड का ही फर्स्ट में आप लोग का डिफिनीसन लेकर आ जाऊंगा कि उसमें रे किसको बोलते हैं, लाइंस किसको बोलते हैं, है ना, पैरेलल लाइंस क्या होता है, ठीक है। ये सब एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं इसी का लेक्चर नंबर 2 और इंट्रोडक्शन, इक्विलिड का इंट्रोडक्शन नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।